हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का पाशरक्रम संयोजन। इसे हम पाशरक्रम संयोजन भी कहते हैं, इसे हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों, ये जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था और ये जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं, इन दोनों टॉपिकों में खास बात क्या है जो हम समझना चाहते हैं और ये हम क्यों निकाल रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक का पर्पस जो है वो ये है कि जब आपके पास में दो या दो से अधिक संधारित्र होते हैं और वो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए होते हैं, तो जो परिणामी धारिता आपके पास में आती है उसका मान कितना होगा, ये हम कैसे पता लगा सकें, उसका मान हम किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, वो सूत्र हम यहाँ पर व्युत्पन्न करना चाह रहे हैं। और अगर हम प्रायोगिक रूप से देखें तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, जो आप सब जानते होंगे कि जब आप किसी वस्तु का वजन तोलते हो तो आपके पास में 100 ग्राम का बांट होता है, आपके पास में 200 ग्राम का बांट होता है, आपके पास में 500 ग्राम का बांट होता है। इसी प्रकार से आपके पास में 1 किलोग्राम का बांट होता है, आपके पास में 2 किलोग्राम का बांट होता है, आपके पास में 5 किलोग्राम का बांट होता है, फिर 10 किलोग्राम का, फिर 20 किलोग्राम का, फिर 50 किलोग्राम का, लाइक दैट। अगर आपको 6 किलो वजन तोलना होता है या 7 किलो वजन तोलना होता है या 8 किलो वजन तोलना होता है, या मैं कहूं कि 600 ग्राम वजन तोलना है या 800 ग्राम वजन तोलना है, तो आपके पास में 600, 800 या 700 ग्राम वजन के बांट नहीं, आपके पास में 600, 700, 800 ग्राम के बांट नहीं। तब आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि जब भी आपको 600 ग्राम तोलना होता है तो आप 500 ग्राम और 100 ग्राम, ये दो बांट आप एक तरफ रख देते हैं और आपके पास में टोटल 600 ग्राम हो जाए। और इसी प्रकार से जब आपको 400 ग्राम तोलना होता है तो आप एक तरफ 500 ग्राम रखते हैं और दूसरी तरफ जहां वस्तु रखी हुई है वहां 100 ग्राम और रख देते हैं, तो ये 400 ग्राम हो जाता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको हर एक वजन तोलने के लिए आपको एक प्रश्न यशपाल सोनी ने पूछा है, इस क्लास के लास्ट में अपन उस प्रश्न पर आएंगे। यशपाल, क्लास खत्म होने से पहले वो प्रश्न एक बार वापस दोहरा देना तुम। बहुत इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम समझ लेंगे, लेकिन पहले ये टॉपिक शुरू कर दिया है तो अपन इस टॉपिक को एक बार खत्म कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपके पास में हर एक वजन को तोलने के लिए सारे बांट उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से आपके पास में ये जरूरी नहीं है कि सभी धारिताओं के संधारित्र उपस्थित हो। जब सभी धारिताओं के संधारित्र उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा, तो जैसे हमने देखा कि 600 ग्राम के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन करना पड़ा, 500 ग्राम और 100 ग्राम को जोड़ना पड़ा, बढ़ाने के लिए आपको इनको जोड़ना पड़ा। और जब आपको 400 ग्राम करना था तो 500 ग्राम से 100 ग्राम घटाना पड़ा और घटाने के लिए आपको 100 ग्राम का जो बांट था उसको दूसरी तरफ भेजना पड़ा। तो इसी प्रकार से जब आपके पास में दो या दो से अधिक संधारित्र हो और आपको कोई विशेष मान का संधारित्र प्राप्त करना हो, जिस मान का संधारित्र आपके पास उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उन संधारित्रों को जो आपको दिए गए हैं उनको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में यानी कि पाशर क्रम में जोड़ करके हम एक निश्चित मान का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। वो निश्चित मान का संधारित्र आपको दिए गए संधारित्रों से अधिक धारिता का भी हो सकता है और उनसे कम धारिता का भी हो सकता है। अब जैसे एक उदाहरण मैं यहीं पे ले लेता हूं, अभी हम पढ़ेंगे। मान लो आपके पास में 1 माइक्रोफेरेड का और 2 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र हैं और आपको 3 माइक्रोफेरेड धारिता की आवश्यकता है। आपके पास में 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र हैं, आपको 3 माइक्रोफेरेड धारिता की संधारित्र की आवश्यकता है। तब क्या किया जाए, तो हम कहेंगे भाई इन दोनों को आप पैरेलल क्रम में जोड़ दीजिए, यानी कि आप इनको पाशर क्रम में जोड़ दीजिए और आपको 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र प्राप्त हो जाएगा अपने आप ही। तो तुल्य धारिता का मतलब यह है कि हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को जब जोड़ रहे हैं तो हम एक ऐसा संधारित्र, एक उनका कॉम्बिनेशन एक ऐसे संधारित्र की तरह कार्य करता है जिसकी धारिता का मान उस विशिष्ट प्रयोजन या उस विशिष्ट संयोजन में तुल्य धारिता के बराबर होता है।
अब उस विशिष्ट संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होगी, तो उसके लिए हमने श्रेणी क्रम में भी एक सूत्र देखा था, आज पासर क्रम में भी एक सूत्र देखेंगे। लेकिन हमारा पर्पस जो ये है वो ये है कि जैसे हम बांट को रख रहे थे 500 ग्राम और 100 ग्राम एक साथ रख रहे थे और हम कह रहे थे कि भाई ये जो 500 ग्राम और 100 ग्राम है ये एक तरफ रखने पर टोटल 600 ग्राम हो गया, क्या इसी प्रकार से संधारित्रों को भी एक ही तरफ रख करके सीरीज में जोड़ने या पासर क्रम में जोड़ने पर उनकी धारिताएं जुड़ जाएंगी या घटेंगी, या क्या होगा कि उनकी जो तुल्य धारिता है यानी उनके कॉम्बिनेशन से जो हमें धारिता प्राप्त होगी उस धारिता का मान हमें कैसे प्राप्त होगा, वो सूत्र हम इजाद करना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब जब कल हमने पढ़ा था और आज जो हम पढ़ेंगे उन दोनों को हम मिला करके एक विशेष चीज हम देखेंगे। फिलहाल अपन अपने आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में 3 संधारित्र है, C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र। पासर क्रम संयोजन की अगर परिभाषा मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विभवांतर समान हो, उसे हम कहेंगे संधारित्रों का पासर क्रम संयोजन। अब ये जो विभवांतर है ये तब भी समान होगा जब इनकी धारिताएं बराबर हो और तब भी समान होगा जब इनकी धारिताएं बराबर नहीं। अब देखो बच्चों, कल भी मैंने यही चीज कही थी, आज भी मैं यही चीज कह रहा हूं, लेकिन कल मैंने कहा था कि आवेश बराबर होगा, श्रेणी क्रम में मैंने कहा था प्रत्येक प्लेट पर आवेश बराबर होगा, अब मैं कह रहा हूं सभी पर विभव बराबर होगा। कल भी मैंने एक बात कही थी कि ये जो बराबर की बात मैं कह रहा हूं कि एक समान होगा, ये एक समान तो होगा लेकिन ये किसी एक संयोजन में एक समान मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो अलग होगा और किसी दूसरे संयोजन में अलग होगा। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास में 2 संधारित्र हैं, एक 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और एक 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, आपने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास में 5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है और एक 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, इनको भी आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो जब आपने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो इन दोनों पर विभव का मान समान होगा। मान लीजिए कि इन दोनों पर विभव का मान है V वोल्ट, विभवांतर का मान है V वोल्ट, तो दोनों पर 1 माइक्रोफैरड पर भी V वोल्ट होगा और 2 माइक्रोफैरड पर भी V वोल्ट होगा और इनकी तुल्य धारिता का जो संधारित्र हमें प्राप्त होगा उस पर भी विभव का मान V वोल्ट ही होगा। इसी प्रकार से 5 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को जब मैं पासर क्रम में जोड़ता हूं तो इन दोनों पर भी विभव का मान समान होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इन दोनों पर भी विभव का मान V वोल्ट ही हो। इन पर विभव का मान कुछ और भी हो सकता है, वो हो सकता है V डैश, लेकिन ये V डैश इन दोनों पर समान होगा। तो जो हम कह रहे हैं कि विभवांतर का मान समान होगा, इसका अभिप्राय ये हर एक संधारित्रों के लिए नहीं है, ये उस कॉम्बिनेशन में उस जगह पासर क्रम में जो संधारित्र जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं, 7 जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बराबर है। और कोई अलग जो 5, 6, 7 संधारित्र और समांतर क्रम में जुड़े उन पर भी बराबर है, लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन में ये जो बराबर मान है ये आपस में भी बराबर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा, एक मैं इसको संख्यात्मक उदाहरण से लेना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं पासर क्रम में और प्रत्येक पर वोल्टता का मान 2 वोल्ट है, या हम कहें कि 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर वोल्टता का मान 2 वोल्ट है, तो ये समझ लीजिए गारंटी से 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर भी वोल्टता का मान 2 वोल्ट ही होगा। अब हम बात करेंगे 5 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र पासर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इन पर वोल्टता का मान कितना होगा, तो इन पर वोल्टता का मान कितना भी हो सकता है, लेकिन होगा दोनों पर बराबर। ये जरूरी नहीं है कि 5 और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर भी वोल्टता का मान 2 वोल्ट ही हो, इन दोनों पर भी वोल्टता का मान 2 वोल्ट हो ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है दोनों पर 2 वोल्ट भी हो सकता है दोनों पर 3 वोल्ट हो सकता है दोनों पर 4 वोल्ट हो सकता है दोनों पर 0.5 वोल्ट हो, लेकिन होगा इन दोनों पर भी बराबर। यानी कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन या एक पासर क्रम संयोजन में एक परिपथ में हम यूं भी कह सकते हैं कि एक परिपथ में जितने संधारित्र पासर क्रम में जुड़े हुए हैं उन सभी पर वोल्टताओं का मान बराबर होगा, चाहे उनकी धारिताएं बराबर हो और चाहे उनकी धारिताएं बराबर नहीं हो। उनकी धारिताएं बराबर नहीं होंगी
तो भी उन पर वोल्टता का मान बराबर होगा, और अगर उनकी धारिताएं बराबर होंगी तो भी उन पर वोल्टता का मान बराबर होगा। अब एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास में तीन संधारित्र थे और इन तीनों संधारित्रों को आपने पासर क्रम संयोजन में जोड़ दिया। एक की धारिता थी 1 माइक्रोफेरेड, दूसरे की धारिता थी 2 माइक्रोफेरेड, तीसरे की धारिता थी 3 माइक्रोफेरेड। जब आपने इनको पासर क्रम में जोड़ा तो पहले संधारित्र पर वोल्टता का मान 2 वोल्ट, तो ये समझ लीजिए कि दूसरे पर भी 2 वोल्ट होगा और तीसरे पर भी 2 वोल्ट होगा, और इन तीनों की जो तुल्य धारिता प्राप्त होगी हमें, उस धारिता का संधारित्र अगर आप इन तीनों को हटा करके लगा दोगे तो उस पर भी वोल्टता का मान 2 वोल्ट ही होगा, उस पर भी वोल्टता का मान 2 वोल्ट ही होगा। ठीक है। अब कोई कहता है कि साहब अगर मैं इन तीनों को हटा करके और बराबर बराबर धारिता के संधारित्र लगा दूं तो मैंने बराबर धारिता के संधारित्र लगा दीजिए। मान लीजिए तीनों को हटा करके ये 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के संधारित्रों को हटा करके मैंने 4 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र लगा दिए पासर क्रम में। ठीक है। अब भी इन पर वोल्टता का मान बराबर होगा, लेकिन अब भी इन पर वोल्टता का मान बराबर होगा, पर 2 वोल्ट हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि अब इस पर वोल्टता का मान 1 वोल्ट ही रह जाए, लेकिन इस पर एक वोल्टता का मान 1 वोल्ट हुआ तो इस पर भी 1 वोल्ट होगा, इस पर भी 1 वोल्ट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक स्थिति में, एक सर्किट में, एक परिपथ में, सर्किट को हिंदी में परिपथ कहते हैं हम, एक स्थिति में, एक परिपथ में जुड़े हुए सभी संधारित्र जो एक दूसरे से पासर क्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी पर वोल्टताओं का मान एक समान होगा। बस ये जो हम कह रहे हैं कि एक समान होगा, ये एक स्थिति के लिए लागू है, अगली स्थिति के लिए भी ये लागू है, लेकिन वो एक समान मान हमेशा यही बना रहेगा इसकी गारंटी नहीं। ये बदल सकता है, ये 2 वोल्ट हो सकता है, ये 3 वोल्ट हो सकता है, ये 5 वोल्ट हो सकता है, लेकिन होगा एक समान ही। जैसे मैं कहूं कि मैं जब राजेंद्र मार्ग विद्यालय में जाता हूं तो मेरे पिताजी मुझे 5 रुपए देते हैं, तो मान लीजिए कि हम इसको वोल्टता से लें और हम कहेंगे भाई सभी को 5-5 रुपए ही मिलते हैं। हम कहेंगे भाई मुझे 5 रुपए मिलते हैं तो बाकी जो बच्चे हैं उनको भी 5-5 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन जब मैं प्रताप नगर स्कूल में चला जाता हूं तो मुझे मेरे पिताजी 5 रुपए की बजाय 7 रुपए देते हैं, क्योंकि वो स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर है। तो वहां पर अगर हम सभी बच्चों को संधारित्र मान लें और इस रुपए को वोल्टता मान लें तो हम कहेंगे कि उस स्कूल में जाने वाले सभी बच्चों को 7-7 रुपए ही मिलेंगे। वहां भी बराबर है और इस स्कूल में भी बराबर है, लेकिन ये जो बराबर वाला मान है, संख्यात्मक मान है, ये आपस में बराबर हो इसकी गारंटी नहीं। यानी हम केवल ये जो बराबर की बात कर रहे हैं वो एक स्थिति के लिए बात कर रहे हैं, अलग स्थिति के लिए अलग बराबर होगा और अलग स्थिति के लिए और अलग बराबर होगा। ठीक है। अब हम बात करें कि हम किसी सर्किट को देख करके कैसे पहचानेंगे कि वो जो सर्किट है वो सर्किट पासर क्रम में है या वो सर्किट श्रेणी क्रम में है। तो यदि किसी संधारित्र में, यदि किसी संयोजन में जुड़े हुए संधारित्रों की दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हो, दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई होने का मतलब यह नहीं है कि एक संधारित्र की दोनों प्लेटें आपस में ही जुड़ी हुई, नहीं, इसका मतलब यह है कि जितने संधारित्र हमारे पास में हैं उन सब की एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई हो और दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी हुई हो। जैसे एक संधारित्र आप देख रहे हैं और ये दूसरा संधारित्र है, ठीक है, ये दोनों संधारित्र, इन दोनों की एक प्लेट आपस में जुड़ गई और ये दूसरी प्लेट आपस में जुड़ गई, तो हम कहेंगे संधारित्रों का पासर क्रम संयोजन। पासर क्रम संयोजन की खास बात मैं बता रहा हूं आपको। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या कहा था कि ये 2 संधारित्र हैं, इन दोनों के लिए शर्त क्या है? शर्त नंबर 1 की दोनों की केवल एक प्लेट जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरी शर्त की जो प्लेट आपस में जुड़ी हुई है उससे कोई तीसरा नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन पासर क्रम में अब जो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं उनसे अगर कोई तीसरा भी जुड़ा हुआ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना है पासर क्रम में क्या होना चाहिए, दोनों, तीनों, चारों संधारित्रों की एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए और दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इस चित्र को ध्यान से देखूं तो ये एक चित्र है जिसमें ये प्लस प्लेट है
ठीक है, या कौन कौन सी प्लेट है हमें नहीं पता, लेकिन ये इसकी एक प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र की एक प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, कौन प्लस है कौन माइनस, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, या चित्र में हमको ये बना करके नहीं दिया, मान लो चित्र में बनाकर ही नहीं दिया आपको कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है, ये प्लेट आपस में जुड़ गई और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब अगर आपको कोई कहे ये कौन से संयोजन में जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे पाशरक्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? दिखने में सीरीज लग रहा है, दिखाई तो ऐसे लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम है, लेकिन ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये कौन सा क्रम है? पाशरक्रम है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों संधारित्रों की केवल एक प्लेट आपस में नहीं जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट भी आपस में जुड़ी हुई है। बस फर्क इतना सा है कि एक प्लेट में जो तार काम में लिया वो छोटा है और दूसरी प्लेट में जो तार काम में लिया वो बड़ा है, बस इतना सा फर्क है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि मान लो मीटर से विद्युत आ रही है और एक बल्ब जो जुड़ा हुआ है वो छोटे तार से जुड़ा हुआ है और दूसरा बल्ब जो है वो बड़े तार से जुड़ा हुआ है, तो क्या दूसरा बल्ब नहीं जलेगा? तो हम कहेंगे भाई दूसरा बल्ब भी जलेगा और पहला बल्ब भी जलेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? दोनों तीनों चारों संधारित्र जो जुड़े हुए हैं उन सब में केवल प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट दूसरे संधारित्र से जुड़ी हुई होगी, दूसरी प्लेट नहीं जुड़ी हुई होगी। लेकिन पाशरक्रम संयोजन में क्या होगा? दोनों तीनों चारों संधारित्रों की एक प्लेट आपस में और दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी हुई होगी, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो। इन तीनों संधारित्रों की एक प्लेट जो है वो एक बिंदु पर जुड़ रही है और दूसरी प्लेट एक बिंदु पर जुड़ रही है। एक बात। दूसरी बात कि अगर इसमें आवेश भी आपको बना करके दिखाए हुए हैं, हालांकि आवेश बनाकर नहीं दिखाए हुए हो तो अपन ऐसे पहचान सकते हैं, लेकिन आवेश भी बना के दिखाए हुए हैं, तो सभी संधारित्रों की धनावेशित प्लेट एक बिंदु पर और ऋणावेशित प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हुई, धनावेशित प्लेटें एक साथ और ऋणावेशित प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना। अब धनावेशित प्लेट कौन सी होगी? किसी भी संधारित्र की धनावेशित प्लेट वो प्लेट होती है जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है, और ऋणावेशित प्लेट वो प्लेट होती है जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है। जो धन टर्मिनल से जुड़ी हुई हो वो धनावेशित प्लेट है और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो ऋणावेशित प्लेट है। तो मान लीजिए आपके पास में तीन संधारित्र हैं C1, C2 और C3, प्रत्येक पर जो विभवांतर है उसका मान है V, तीनों पर विभवांतर का मान बराबर है, विभवपतन का मान बराबर है, और प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश का परिमाण है, पहले संधारित्र पर आवेश का परिमाण Q1 है, दूसरे पर Q2 है और तीसरे पर Q3। अब आप देखेंगे इसमें एक खास बात आपको नजर आ रही होगी कि श्रेणी क्रम में हमने कहा था कि तीनों पर आवेश बराबर है लेकिन विभव अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि तीनों पर विभव बराबर, विभवांतर बराबर है लेकिन आवेश अलग अलग है। ठीक है, अब अगर मैं प्रत्येक संधारित्र पर, जो सूत्र हमारे पास में हम सब जानते हैं, धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। श्रेणी क्रम में हमने क्या किया था? हमने लिखा था V बराबर Q/C और इस सूत्र से प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर का मान निकाला था। ठीक है, लेकिन आज हम प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर का मान नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे? प्रत्येक संधारित्र के लिए हम आवेश का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये V को इधर लेके चले जाओ तो आपके पास में क्या हो जाएगा? Q बराबर CV, Q बराबर CV। इस सूत्र से हम अगर पहले संधारित्र के लिए आवेश का परिमाण निकालना चाहें तो पहले संधारित्र के लिए आवेश का परिमाण होगा Q1 बराबर C1V, क्योंकि पहले संधारित्र की धारिता C1 है, वोल्टा V है और आवेश का परिमाण Q1 है। ये हो गया हमारे पास में पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, दूसरे संधारित्र के लिए आवेश की मात्रा Q2 बराबर C2 into V, ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरे संधारित्र की धारिता C2, विभवांतर V और आवेश का परिमाण Q2, और तीसरे संधारित्र की जो आवेश है उसका मान है Q3 बराबर C3 into V। ये जो Q1, Q2 और Q3 है ये संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश का परिमाण। बेटा जब भी ये कहा जाता है कि संधारित्र का आवेश, तो इसका मतलब संधारित्र का कुल आवेश नहीं होता है। संधारित्र का कुल आवेश तो हमेशा 0 होता है क्योंकि उसकी धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट पर बराबर आवेश होता है। जब भी हम कह रहे हैं संधारित्र का आवेश तो इसका अभिप्राय होगा उसकी किसी भी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण।
चाहे धनात्मक प्लेट पर आवेश का परिमाण ले लो, चाहे ऋणात्मक प्लेट पर आवेश का परिमाण ले लो। ये हमारे पास में तीनों आ गए। अब अगर मुझे इन तीनों संधारित्रों का कुल आवेश ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, कुल आवेश ज्ञात करना है तो तीनों आवेशों को जोड़ दो, तीनों समीकरणों को जोड़ दो। जोड़ देते हैं समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 2 और समीकरण संख्या 3 को, तो हम कहेंगे संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर Q1 का मान C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, इन तीनों में से क्या कॉमन आ गया, हमारे पास में तीनों में से C1 प्लस C2 प्लस C3 और V आ गया कॉमन। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत काम की बात है। श्रेणी क्रम संयोजन में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, पासर क्रम संयोजन में भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं और मिटा करके मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिख रहा हूं, वो आप ध्यान रखिएगा, वो आपके काम की चीज है, वो हमेशा आपके काम आएगी। श्रेणी क्रम संयोजन और पासर क्रम संयोजन में धारिता जो हम निकालेंगे, तुल्य धारिता, उसके सूत्र तो हमारे पास में अलग अलग आएंगे ही आएंगे, जो भी आएंगे वो हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे। लेकिन एक खास बात हम देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, और दूसरा है हमारे पास में पासर क्रम। जब हम ये ज्ञात करते हैं कि तुल्य धारिता क्या होगी, तो तुल्य धारिता का मतलब होता है कि जो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या जितने भी संधारित्र हैं, वो जिस संयोजन में जुड़े हुए हैं, उन सबको हटा करके अगर आप एक संधारित्र लगा देते जो ठीक वैसा ही काम करता जैसा कि उन सभी संधारित्रों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हो रहा, तो उस संधारित्र पर धारिता का मान क्या होता, उस संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता, और उस संधारित्र पर विभव का मान क्या होता। ये तीनों चीज हम यहां पर बारी बारी से देखेंगे, ध्यान से समझना। श्रेणी क्रम संयोजन में मान लीजिए आपके पास में 3 संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। ये C1 धारिता का संधारित्र, ये C2 धारिता का संधारित्र और ये C3 धारिता का संधारित्र, ये 3 संधारित्र। ध्यान से समझना मेरी बात। यदि ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो तीनों संधारित्रों पर श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान बराबर होता है। पहले पर अगर Q है तो दूसरे पर भी Q होगा, तो तीसरे पर भी Q होगा। और इन तीनों को हटा करके जब आप एक संधारित्र लगाओगे जो इन तीनों के तुल्य होगा, यानी कि वो अकेला वही काम करेगा ये जो तीनों मिलकर के कर रहे हैं, तो उस पर भी आवेश का मान Q ही होगा। आवेश का मान तीनों पर बराबर है और तुल्य संधारित्र पर भी आवेश उतना ही है जितना कि इन प्रत्येक संधारित्र पर है। ठीक है, लेकिन इन तीनों संधारित्रों पर विभव का मान अलग अलग होगा। अगर पहले पर मैं विभव का मान V1 कहूं तो दूसरे पर V2 होगा, तो तीसरे पर V3 होगा। इनके तीनों के मान अलग अलग होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले पर ज्यादा, दूसरे पर उससे ज्यादा, तीसरे पर उससे ज्यादा। ये कोई लेबल नहीं लगा हुआ है कि ये बढ़ते क्रम में होंगे कि घटते हुए क्रम में। किसी पर भी ज्यादा हो सकता है, किसी पर भी कम हो सकता है, वो परिस्थिति और धारिताओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि अगर इन तीनों को हटा करके मैं एक संधारित्र लगाता, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इन तीनों को हटाकर एक संधारित्र लगाता, तो उस पर जो विभव का, वो इन तीनों के विभवों को जोड़ने से आएगा। आवेश तो ठीक उतना ही होगा जितना कि प्रत्येक संधारित्र पर है। तुल्य आवेश और तुल्य विभव की बात कर रहा हूं मैं अभी। आवेश तो कितना होगा जितना प्रत्येक संधारित्र पर है, उतना ही तुल्य संधारित्र पर भी होगा। लेकिन विभव जो है वो तीनों के विभवों को जोड़ने से आएगा। यानी कि जो चीज अलग अलग है वो चीज जोड़ने से आपके पास में तुल्य संधारित्र का के लिए उस राशि का मान। ये केवल आवेश और विभव के लिए हम कह रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग था, इसलिए हमने क्या किया कि सभी संधारित्रों का विभव निकाला और उसको जोड़ दिया, तो हमारे पास में तुल्य संधारित्र का विभव आ गया। अब हम बात करें पासर क्रम संयोजन की, तो पासर क्रम संयोजन में तीनों पर विभव बराबर होता है।
इसलिए अगर हम कहें कि पहले पर विभव का मान v है तो दूसरे पर भी v होगा, तो तीसरे पर भी v होगा, तीनों पर v होगा। और जो तुल्य संधारित्र होगा, ये तीनों अगर पासर क्रम में हो और इन तीनों को हटा करके अगर मैं एक संधारित्र लगाऊं तो उस एक संधारित्र पर भी विभव का मान v ही आएगा, उस एक संधारित्र पर भी विभव का मान v ही आएगा। अब वो एक संधारित्र अपन अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, हम ऐसा संधारित्र लगाएंगे जो वही काम करेगा जो ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखा इन तीनों संधारित्रों पर आवेशों का मान पासर क्रम में अलग अलग होता है, तो तुल्य संधारित्र पर आवेश कितना होगा, इन तीनों के आवेशों को जोड़ दो, ये तुल्य संधारित्र का आवेश आ जाए। तो श्रेणी क्रम में तुल्य आवेश सभी के आवेशों के बराबर और विभव सभी के विभवों के विभवांतरों के योग के बराबर। पासर क्रम में विभवांतर सभी के विभवों के बराबर, लेकिन आवेश सभी के आवेशों के योग के बराबर। क्लियर है। अब जब हम ये डेरिवेशन करते हैं तो श्रेणी क्रम में चूंकि विभव अलग अलग होता है इसलिए हम प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव निकाल करके जोड़ देते हैं, और पासर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश अलग अलग होता है इसलिए हम आवेश निकाल करके जोड़ देते हैं। तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार क्या होता है कि आपको ये याद नहीं रहता है कि हमें निकालना क्या है, हमें क्यों निकालना है कि v निकालना है कि, है तो ये बहुत आसान, लेकिन आप वहां कंफ्यूज हो जाते हो। और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप क्या करते हो कि समीकरण को गलत कर जाते हो। तो आपको ये याद रखना है q और v के लिए निकालना तो हमको q और v ही है, श्रेणी क्रम में हमें v निकालना है प्रत्येक के लिए और जोड़ना है, और समांतर क्रम में हमें q निकाल करके जोड़ना, आवेश निकाल करके। तो q और v ही जो आपको जोड़ने, ये आपको ध्यान रखना है नंबर 1। और आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में से जिस क्रम में जो अलग है उसको जोड़ दो प्रत्येक के लिए निकाल करके। श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग था, विभवांतर अलग अलग था, तो हमने सबके लिए विभवांतर निकाल करके जोड़ दिया। और पासर क्रम में आवेश अलग अलग है तो हमने सबके लिए आवेश निकाल करके जोड़ दिया। तो वापस से हम अपनी बात पर आते हैं। तो देखिए, हम अगर कुल आवेश निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, q बराबर q1 प्लस q2 प्लस q3, और यहाँ पर q1 q2 और q3 का मान रखना चाहें तो q बराबर आपके पास में आ जाएगा q बराबर c1v प्लस c2v प्लस c3v, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब यहां से हम देखना चाहें तो q बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है, और ये हो गया v। अब मुझे ये बताओ कि ये q क्या है, ये q है इन सभी के आवेशों का योग, और सभी के आवेशों का योग किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे पासर क्रम में सभी संधारित्रों के आवेशों का योग तुल्य संधारित्र के आवेश के बराबर होता है। यानी ये q क्या हो गया, तुल्य संधारित्र का आवेश। तो अगर मैं इसके लिए q बराबर cv सूत्र लिखना चाहूं तो इस q की जगह आ जाएगा c इंटू v बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 इंटू v, ठीक है। अब ये मैं इस q की ये q ही लिख देता हूं 1 मिनट के लिए, ये q, इस q को हटा करके मैं ये वाला सूत्र काम में लेना चाहता हूं, ये वाला सूत्र, ये जो सूत्र हमने लिखा है q बराबर cv, ये सूत्र हम काम में लेना चाहते हैं। तो ये q क्या है, तुल्य संधारित्र का आवेश है। तो इसको हटा करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, तुल्य संधारित्र की धारिता और तुल्य संधारित्र का विभव, ठीक है। तो हम इस q को हटा देते हैं और इसके जगह तुल्य संधारित्र की cp का मतलब क्या है, पैरेलल की तुल्य धारिता। अब मुझे कोई आप में से ये बताए कि इस तुल्य संधारित्र जो पासर क्रम में लगे हुए संधारित्रों के तुल्य है, यानी इन तीनों को हटा करके जो संधारित्र लगाया जाएगा उस पर विभव का मान कितना होगा। प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान v वोल्ट, जितना उस पर भी उतना ही v वोल्ट। वेरी गुड, जितना कि इन प्रत्येक संधारित्र पर है v वोल्ट उतना ही तुल्य संधारित्र पर भी होगा। तो यहां पर भी हमने लिख दिया v वोल्ट। अब ये v वोल्ट से v वोल्ट कट गया तो आपके पास में क्या आ गया, cp बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि पासर क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं उनकी तुल्य धारिता जो है वो c1 प्लस उनकी तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगी। अब अगर ये n आवेश होते, सॉरी n संधारित्र होते तो हम कहते हैं cp बराबर हो जाता c1 प्लस c2 प्लस c3
प्लस एंड सो ऑन, ये सी एन तक चलता, ये सी एन तक चलता। और अगर ये सारे के सारे संधारित्र समान धारिता के संधारित्र होते तो, समान धारिता के संधारित्र होते तो क्या हो जाता? तो हम कहते हैं भाई सी पी बराबर हो जाता सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी एंड सो ऑन प्लस सी। ऐसा कितनी बार आता? एन बार आता। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि अगर हम x को 3 बार आपस में जोड़ें, x प्लस एक्स, तो ये आ जाता 3x। 4 बार जोड़े तो 4x, 5 बार जोड़े तो 5x, यानी जितनी बार जोड़ते हैं उस संख्या को इस मुख्य संख्या से गुणा कर दो, मुख्य पद से गुणा कर दो। तो ऐसे ही c को n बार जोड़ रहे हैं, तो n बार जोड़ने पर हमारे पास में क्या जाएगा? Cp बराबर n इंटू सी। n बार जोड़ेंगे तो nc हो गया। यानी कि हम क्या कहेंगे कि n संधारित्र, अगर समान धारिता के n संधारित्र एक दूसरे के पासर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जो धारिता होगी, तुल्य धारिता होगी, वो किसी एक संधारित्र की धारिता का n गुना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में जो संधारित्र हैं वो जुड़ करके धारिता के मान में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण लूंगा, ध्यान से समझना, और उस उदाहरण से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास में 2 संधारित्र है, ठीक है, एक तो है 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र और एक है 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र। जब आप इन दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो तुल्य धारिता आती है हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड बराबर 5 माइक्रोफेरेड। श्रेणी क्रम में क्या होगा? तुल्य धारिता सभी की धारिताओं को जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो तुल्य धारिता आपके पास में हो गई 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये किस में हो गई? पासर क्रम में, सीपी पासर क्रम में 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और अगर इन्हीं को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देता तो हम कहते सूत्र होता 1/CS बराबर पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 2 माइक्रोफेरेड और दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 3 माइक्रोफेरेड। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आ गया 6 माइक्रोफेरेड में 2 माइक्रोफेरेड का भाग दिया, 3 बार गया, उस 3 को इस ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो ये आ गया 3 प्लस इस 3 माइक्रोफेरेड का भाग दिया 6 माइक्रोफेरेड में तो 2 बार गया, इस 2 को इस 1 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 2 माइक्रोफेरेड। जोड़ दो ऊपर वाली संख्या होगा तो ऊपर आ जाएगा आपके पास में 3 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड 1/CS बराबर हो गया 5 माइक्रोफेरेड बटा 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब अगर आपको CS का मान निकालना है तो दोनों तरफ संख्याओं को उल्टा कर दो। ये उल्टा कर दिया तो ये हो गया CS बटा 1, CS बटा 1 बराबर CS ही होता है, और इस तरफ हो जाएगा आपके पास में 6 माइक्रोफेरेड बटा 5 माइक्रोफेरेड। जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1.2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि यदि हम 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वो दोनों मिलकर के ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो दोनों परिपथ में नहीं जुड़े हुए हो, उनके स्थान पर 1.2 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र जुड़ा हो। यानी किसी परिपथ में 1.2 माइक्रोफेरेड का, इसी परिपथ में इन दोनों के स्थान पर 1.2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र जुड़ा होता तो ये ठीक वैसा ही व्यवहार करता जैसे कि ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं। मतलब अगर आपको 1.2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र प्राप्त करना है तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, और अगर आपको 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की तरह व्यवहार उत्पन्न करना है तो आपको इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो हमने देखा कि समांतर क्रम में क्या हो रहा है, धारिता जो है वो दोनों से बड़ी प्राप्त हो रही है, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड दोनों से ही बड़ी है। और पासर श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, जो धारिता आ रही है वो इन दोनों से ही छोटी। तो श्रेणी क्रम में और पासर क्रम में जो मूल अंतर है वो यह है कि पासर क्रम धारिता में वृद्धि करने के लिए उपयोग में लिया जाता है और श्रेणी क्रम जो है वो धारिता में कमी यानी कि कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम और उच्च धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए पासर क्रम। या हम कहें कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को उच्च धारिता के संधारित्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए उन्हें पासर क्रम में जोड़ा जाता है और निम्न धारिता के संधारित्र की तरह उपयोग में लेने के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये
आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा छात्र है जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो मुझे बता दे। क्या ये सभी को समझ में आ गया? सर। चलो तो हम देखो, हमने यहाँ पर क्या चीज देखी है। आपको मुख्यतः क्या याद रखना है? आपको मुख्यतः याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो आवेश है उसका मान बराबर होता है और तुल्य संधारित्र पर भी उतना ही होता है, और विभवांतर का मान अलग अलग होता है और तुल्य संधारित्र और विभव का मान इनके योग के बराबर होता है। और जो धारिता है उसका मान अगर आपको निकालना है तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको पासर क्रम संयोजन की बात करनी है तो पासर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान प्रत्येक पर बराबर होता है और तुल्य पर भी उतना ही होता है जितना प्रत्येक पर है। लेकिन आवेश का मान सभी पर अलग अलग होता है और तुल्य पर इन सभी के आवेशों के योग के बराबर होता है, और धारिता का मान सभी की धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। अब परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो आता है इस पर न्यूमेरिकल और एक आता है इस पर डेरिवेशन। न्यूमेरिकल आएगा तो इस प्रकार से आता है कि 2 या 3 या 4 संधारित्र आपको परिपथ में बने हुए दिखेंगे और पूछा जाएगा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बताइए, या प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान बताइए, या प्रत्येक संधारित्र पर इन सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान बताइए, या किसी एक पर्टिकुलर संधारित्र पर आवेश विभव या आवेश या विभव का मान पूछ लेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमने अभी सीखा है इस प्रक्रिया से हम उन पर आवेश और विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आज का जो नया टॉपिक है वो पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या है? देखिए, जब भी किसी संधारित्र को हम आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने का मतलब क्या है? एक तरीके से उस पर आवेश दिया जा रहा है या उस पर आवेश आ रहा है। ठीक है। हम सब जानते हैं कि संधारित्र की किसी प्लेट को जब आप बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं तो जो धन टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट है उस पर क्या होता है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल में जाते हैं, और जैसे इस प्लेट P1 से धन टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस प्लेट पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, इस पर धनावेश आ जाएगा। और जैसे ही इस बैटरी के इस प्लेट P2 को इस बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और इस पर ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हो क्या रहा है, ध्यान से समझना आप मेरी बात को। मैं धन आवेशित प्लेट की बात करूं और ऋणावेशित प्लेट की, मैं बैटरी को भी थोड़ा सा नहीं बना रहा हूं, हालांकि आपको ये मानना है कि बैटरी जुड़ी हुई है। तो प्लेट P1 जो है ये और प्लेट P2 ये। प्लेट P1 से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक प्लस आवेश आ गया। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट पर आया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए एक ऋणावेश हम यहां बना देते हैं। अब जैसे ही प्लेट P1 से दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाने का प्रयास कर रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। और प्लेट P2 पर एक इलेक्ट्रॉन आने का प्रयास कर रहा है, ये भी ऋणावेशित है। मुझे ये बताओ बच्चों कि जब ये प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, त्याग करेगी ये P1 प्लेट, या इस P1 प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या ये आसानी से जा सकता है? क्या ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल करेगा, नहीं जाने देगा, रोकेगा इसे। सकते हैं हम, कहता है कि धनावेश और ऋणावेश के मध्य आकर्षण होता है। और इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इस ऋणावेशित प्लेट पर आएगा तो ये पहले से उपस्थित ऋणावेश इस इलेक्ट्रॉन के आने का विरोध करेगा। लेकिन अगर फिर भी इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से ले जाना हो तो मान लीजिए एक ये मेज है या एक वस्तु है जिसको एक व्यक्ति ए ने पकड़ा हुआ है, कस के पकड़ा हुआ है कि भाई मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन को ये धनावेश नहीं जाने दे रहा, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति बी है जो किसी वस्तु को अंदर आने से रोक रहा है। अब अगर आपको इस वस्तु को ए वस्तु से अलग करना है तो ए वस्तु ने इसको जितने बल से पकड़ा हुआ है उसके विरुद्ध आपको कम से कम उतना ही बल लगाना पड़ेगा।
और बी वस्तु इस वस्तु को, ये वस्तु जो है इस वस्तु को आने से रोक रही है। तो जितना बल वस्तु बी इस वस्तु को आने से रोकने में लगा रही है, आपको उतना ही बल इस वस्तु पर लगाना पड़ेगा बी वस्तु के पास भेजने के लिए। ठीक इसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट P1 जितने बल से, ये धनावेश जितने बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अगर मुझे इससे पृथक करना है इसे, तो आपको उतने ही बल से इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट P1 से पृथक करना पड़ेगा। और ठीक उसी प्रकार से ये प्लेट P2 का ऋणावेश जितने बल से इस इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, कम से कम उतने ही बल से आपको इसको अंदर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कूलाम आकर्षण लग रहा है धनावेशित प्लेट और इलेक्ट्रॉन के मध्य, और कूलाम प्रतिकर्षण लग रहा है ऋणावेशित प्लेट और इलेक्ट्रॉन के मध्य, प्लेट P2 और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण, और प्लेट P1 और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण लग रहा है। इन आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ेगा, और हमें इसके लिए अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और एक कार्य करना पड़ेगा। हमें का मतलब वो स्रोत है जो इनको यहां से निकालना चाहता है, या वो स्रोत जो इस इलेक्ट्रॉन को प्लेट P2 को देना चाहता है। और वो कौन है? वो है बैटरी या कोई ऊर्जा स्रोत। चलो जैसे तैसे इसने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया यहां पर। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, दो धनावेश हो गए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, दो ऋणावेश हो गए। लेकिन अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं, तो पहले जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था तो उसका विरोध केवल एक ही धनावेश कर रहा था, लेकिन अब इसको बाहर जाने से इसका विरोध दो धनावेश कर रहे हैं। और जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्लेट P2 पर लाना चाहता हूं, तो पहले इसका विरोध केवल एक ऋणावेश कर रहा था, लेकिन अब इसका विरोध दो ऋणावेश कर रहे हैं। यानी कि हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। मान लो जैसे तैसे हमने एक और निकाल दिया, तो यहां पर तीन धनावेश और तीन ऋणावेश हो गए। अब अगर मैं एक और निकालना चाहूं इलेक्ट्रॉन, या एक और इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट को देना चाहूं, तो हम कहेंगे अब हमें और भी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और भी ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यानी इस पूरे मैकेनिज्म में हम ये समझे कि जब भी किसी प्लेट को हमें धनावेशित करना होगा या ऋणावेशित करना होगा, तो हमें कूलाम बल के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य है, यही कार्य इस संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश है, उन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास में किसी भी क्षण पर संधारित्र का जो विभव है वो V है, विभवांतर V है, सॉरी। और संधारित्र को आपको dq आवेश देना पड़ रहा है। संधारित्र पहले से आवेशित है थोड़ा सा, ठीक है। ये ऋणावेशित प्लेट भी थोड़ी आवेशित और धनावेशित प्लेट भी थोड़ी सी आवेशित है। जिस समय ये थोड़े थोड़े से आवेशित हैं, उस समय इसका जो विभवांतर है वो V है दोनों प्लेटों। अब आप क्या करते हो, इसकी धनावेशित प्लेट को dq आवेश देते हो और ऋणावेशित प्लेट को भी dq आवेश। या हम ये कहें कि धनावेशित प्लेट से dq आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो और ऋणावेशित प्लेट को dq आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन दे देते हो। तो हम जानते हैं कि धनावेशित प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। और ऋणावेशित प्लेट को इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य करना पड़ेगा। प्लेट P1 से अगर आपको dq आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और प्लेट P2 को अगर आपको dq आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य हमें करना पड़ेगा। और वो कार्य जो है वो हम मान लेते हैं dw है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या है? विभवांतर की परिभाषा है V बराबर किया गया कार्य बटा दिया गया आवेश। आवेश जो विस्थापित होता है वो आवेश की मात्रा, और उस आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य। ये समीकरण समझ में आई कि नहीं आई? V बराबर dw अपॉन dq। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था V बराबर W अपॉन Q। यहाँ पर W क्या था? आवेश Q के विस्थापन में किया गया कार्य। तो अभी हम आवेश कितना विस्थापन कर रहे हैं? dq कर रहे हैं। तो Q की जगह तो आ गया dq, और किए गए कार्य की जगह आ गया dw, सॉरी। अब यहां से अपन इस dq को इधर ले जाते हैं, तो आपके पास में क्या जाएगा? dw बराबर v dq। अब ये जो शिशुपाल है, ये कह रहा है कि सर ये थोड़ा थोड़ा से आवेश के लिए क्या कार्य आप निकाल रहे हो? आप पूरे आवेश के लिए निकाल दो ना कार्य।
तो भाई पूरे आवेश के लिए एक साथ कैसे निकालें हम? पूरे आवेश के लिए हम एक साथ नहीं निकाल सकते। आप सोच रहे होंगे पूरे आवेश के लिए एक साथ क्यों नहीं निकाल सकते? तो हमने देखा था कि जब शुरुआती दौर में हम आवेश की मात्रा में वृद्धि करते हैं ऋणावेशित प्लेट या धनावेशित प्लेट के लिए, तो शुरुआत की मात्रा में हमें कम कार्य करना पड़ता है और बाद में जैसे जैसे आवेश बढ़ता है कूलाम प्रतिकर्षण या कूलाम आकर्षण भी बढ़ता है और कार्य का मान भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल रहे हैं। तो अब क्या करें भाई, इन छोटे छोटे टुकड़ों में अपन ऐसा करते हैं, पहले डीक्यू आवेश के लिए निकालते हैं, फिर थोड़े और आवेश के लिए निकालते हैं, फिर थोड़े और आवेश के लिए नहीं। जैसे मान लो आपको 10 कूलाम आवेश के लिए निकालना है कि 10 कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ा। हालांकि 10 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है, इतना आवेश आप ला नहीं सकते, लेकिन मान लो सपोज एक संख्या है, तो हम इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं भाई 2 कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ा, फिर 2 कूलाम आवेश और लाने में कितना कार्य करना पड़ा, फिर 2 कूलाम आवेश और लाने में कितना कार्य करना पड़ा, फिर 2 कूलाम आवेश और लाने में कितना कार्य करना पड़ा, और फिर 2 कूलाम आवेश और लाने में कितना कार्य करना पड़ा। इन सबको जोड़ दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा? कुल कार्य आ जाएगा। और जोड़ने का एक तरीका हमारे पास में और है, वो है समाकलन। तो अगर हम इसका समाकलन कर दें तो भी हमारे पास में कुल कार्य आ जाएगा। तो हम समाकलन कर देते हैं, डी डब्ल्यू का समाकलन और वी डी क्यू का समाकलन। कहां से कहां तक? तो भाई जब हमने बिल्कुल भी आवेश नहीं दिया तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन जब हमने सारा का सारा आवेश दे दिया तो मान लो कार्य का मान डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया 0 से डब्ल्यू, 0 से डब्ल्यू यानी कि यशपाल सिंह अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, अपना माइक ऑफ कर लो, कोई बात। डी डब्ल्यू 0 आवेश देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, और जब हमने सारा का सारा आवेश दे दिया तो उसमें किया गया कार्य डब्ल्यू है। और इसी प्रकार से वी डी क्यू में हम कहेंगे शुरुआत में हमने 0 आवेश दिया और अधिकतम हमने क्यू आवेश दे दिया। तो 0 से क्यू तक आवेश में परिवर्तन, 0 से क्यू है, और कार्य जो है वो 0 से डब्ल्यू करना पड़ा। अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू का समाकलन होता है डब्ल्यू, कहां से कहां तक? 0 से डब्ल्यू, 0 से डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि v का जो मान होता है वो हमारे पास में, अगर हम संधारित्र के हिसाब से देखें तो संधारित्र के हिसाब से v का मान q बटा c होता है। संधारित्र के लिए v का मान कितना होता है? q बटा c। तो हम v की जगह लिख देते हैं q बटा c इंटू डी क्यू, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से q तक। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। तो कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता कांस्टेंट है, 1/c बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन अंदर क्या रह गया आपके पास में? अंदर रह गया ओनली स्मॉल q डी क्यू। और यहां पर क्या रह गया आपके पास में? w में एक बार आप रखोगे उच्च सीमा w और एक बार रखोगे निम्न सीमा। ये सीमाएं कैसे रखी जाती है? तो इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है उसके स्थान पर। तो ये w हमारे पास में कब आया था? हमने देखा था डी डब्ल्यू का समाकलन करने पर, यानी कि w के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो w के सापेक्ष समाकलन किया तो w की जगह रखो। तो w की जगह एक बार हमने रख दिया w और एक बार रख दिया 0, एक बार उच्च सीमा और एक बार निम्न सीमा। तो आपके पास में आ गया w माइनस 0, w माइनस 0 बराबर होता है w। तो आप चाहो तो सीधे ही डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w लिख सकते हो, सीधे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जो है वो सीधे ही हम w लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो एक सूत्र होता है x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये प्लस c कांस्टेंट तब आता है जब यहाँ लिमिट नहीं दी हुई होती। ये जो लिमिट है ना, ऊपरली में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दोनों नहीं दी हुई होती है तब ये c आता है, और अगर ये लिमिट दी हुई हो तो ये c नहीं आता। ठीक है, तो हमारे तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पर इसका मिलान करो, देखो x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन और q के सापेक्ष समाकलन, ये दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क कितना सा है? फर्क इतना सा है कि x की जगह पर तो q है और n की जगह पर 1 है। तो जब इसका आंसर ये है x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1 है, तो q का q के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? तो इसी से तुलना कर लेते हैं अपन, इसी से तुलना कर लेते हैं। हमारे पास में क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास में। ऊपर लिख रहा हूं फॉर्मूले को, x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन x की पावर n+1
अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इस सूत्र से अगर हम देखें तो W बराबर 1 अपॉन सी तो ऑलरेडी हमारे पास में बाहर है। अब ये जो Q इंटू डी क्यू है, इसका जब आप समाकलन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा Q की पावर, x की जगह तो आ गया Q और n की जगह आ गया 1, क्योंकि Q की पावर 1 दी हुई है यहाँ पर, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी Q की पावर हो गई 1 प्लस 1 बराबर 2। सीधे 2 लिख सकते हो और नीचे भी क्या आ गया आपके पास में 1 प्लस 1 बराबर 2। कहां से कहां तक, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट Q है। अब अपन क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। कांस्टेंट पर कोई भी प्रभाव इस लिमिट का नहीं पड़ता, इसलिए कांस्टेंट को तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा W बराबर 1 अपॉन 2C, अंदर रह गया आपके पास में स्मॉल q स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से q तक। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन, इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आया, v बराबर dw अपॉन dq, dq को इस तरफ ले गए तो dw बराबर v dq। अगर हम इसका 0 से q तक आवेश देने में किया गया कुल कार्य निकालना चाहते हैं तो समाकलन कर दीजिए। तो हमने इसका समाकलन कर दिया, dw का 0 से w तक और v dq का 0 से q तक। हमको पता है किसी भी संधारित्र के लिए v का मान q बटा c होता है, ये हम रख देते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा w बराबर 0 टू q अपॉन c। w कहां से आया, इस dw का इंटीग्रेशन करने पर, यहां से 1 अपॉन सी को बाहर निकाल लिया तो आपके पास में आ गया q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। अब एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का, x के सापेक्ष समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी केवल तब आएगा जब यहाँ लिमिट नहीं दी हुई हो। तो हमारे तो लिमिट दी हुई है इसलिए प्लस सी हमें नहीं लिखना है। इस सूत्र को आप इस पिछले समीकरण से तुलना करो तो x की जगह q है और n की जगह 1 है, तो हम यहां पर भी सूत्र में x की जगह q रख देते हैं और n की जगह 1 रख देते हैं। तो सूत्र हमारे पास में क्या था, सूत्र हमारे पास में है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहां पर हमने n को हटाकर तो लिख दिया 1, ये n को हटाया 1 लिख दिया, ये n को हटाया यहां पर भी 1 लिख दिया, और ये जो x है इसको हटा के हमने लिख दिया q, ये q। तो आ गया हमारे पास में q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी q का स्क्वायर बटा 2। तो ये हमने इसका समाकलन किया तो q का स्क्वायर बटा 2 आ गया हमारे पास। इसमें से 2 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर रह गया q स्क्वायर। अब हमें लिमिट रखनी है, तो जब भी आपको लिमिट रखनी हो तो आप पीछे की तरफ चलो। ये जो आपके पास में आया है ब्रैकेट के अंदर, ये किसके सापेक्ष समाकलन करने पर आया है, तो वो इस पद से हमें पता चलेगा कि ये q के सापेक्ष, d के साथ में जो दिया होता है ना ये इसके सापेक्ष समाकलन कर, तो q के सापेक्ष समाकलन करने पर आया है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट में इस q को हटा करके एक बार कैपिटल Q रखेंगे और एक बार 0। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, w बराबर 1 अपॉन 2c और q को हटाकर एक बार लिख दिया कैपिटल Q स्क्वायर अपनी जगह, माइनस फिर स्मॉल q को हटा के लिख दिया 0 स्क्वायर अपनी जगह। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आपके पास में आ गया ब्रैकेट में q स्क्वायर माइनस 0, देख सकते हैं आप, ये q स्क्वायर माइनस 0 आ गया। q स्क्वायर में से 0 को घटाएंगे तो q स्क्वायर आएगा और इस q स्क्वायर को इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा w बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। अब देखो हम सब जानते क्या आ गया हमारे पास में, 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, ये किसका मान है, w का। अब अगर हम q की जगह cv रख दें, q का मान होता है c इंटू वी, ये हम रख दें तो w बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 q के स्थान पर आ गया c इंटू वी अपॉन c, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। तो cv का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, c का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर, ये एक c से एक c कट गया तो w बराबर आपके पास में आ गया 1/2 c इंटू वी स्क्वायर। तो एक w का मान तो ये रहा जो भी हमने लिखा था, और एक w का मान ये रहा। अब ये जो समीकरण हमारे पास में आया है 1/2 सी वी स्क्वायर, w के 2 मान आ गए हमारे पास में। आप देख सकते हैं यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, सॉरी यहां तक, यहां पर q में q बराबर cv रख देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर गुणा भाग करने। अब ये जो 1/2 सी वी स्क्वायर है, इसमें c के स्थान पर अगर हम q बटा v रख दे, c बराबर होता है q बटा v, तो 1/2 सी वी स्क्वायर में 1/2 सी के स्थान पर आ गया q बटा v, और इधर v स्क्वायर ऑलरेडी है तो v से v कट गया, आपके पास में आ गया 1/2 q इंटू वी।
ये 1/2 Q इंटू वी आपके पास में आ गया। एक और नया सूत्र आ गया W का हमारे पास में, 1/2 Q इंटू वी। तो हमारे पास में ये आप देख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर में C बराबर Q इंटू वी रखा, Q बटा वी रखा, तो V से V कैंसिल हो गया एक, और आपके पास में आ गया 1/2 QV। अब आपके पास में आप देखेंगे W के 3 सूत्र आ गए, W बराबर 1/2 QV, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर और W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये जो किया गया कार्य है यही संधारित्र के आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी ये कार्य किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C भी हो सकता है, 1/2 CV स्क्वायर भी हो सकता है, और 1/2 QV भी हो सकता है। यानी ये तीनों ही हो सकते हैं, ये तीनों ही हो सकते हैं। अब ये तीन सूत्र क्यों लिखे? कभी आपको किसी प्रश्न में Q और C दिए हुए हो तो ये वाला सूत्र काम में लेना, Q और V दिए हुए हो तो ये लास्ट वाला सूत्र काम में लेना, और C और V दिए हुए हो तो ये बीच वाला सूत्र काम में ले लेना। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसमें है हमारा, वो है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या है ये भी हमको पढ़ना था, लेकिन अभी थोड़ा सा समय की कमी है। हालांकि छोटा सा ही टॉपिक है, आप कहो तो पढ़ा दूं मैं? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? पढ़ा दो सर। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक Yes, नहीं sir. है। देखो हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा था संधारित्र की जो प्लेट होती है उस प्लेट के बीच बीच में अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो धनावेशित प्लेट के कारण प्लेट से परे और ऋणावेशित प्लेट के कारण प्लेट की ओर होती है। यानी कि दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में होता है। प्रत्येक प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरी का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2 एप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा। ये हम कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया है मैंने। 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया आपके पास में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान है? किसी भी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम सब जानते हैं सिग्मा का मान कितना होता है, तो सिग्मा का मान होता है Q अपॉन ए, Q अपॉन ए, आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर आप Q का मान निकालना चाहो तो Q बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये Q का मान आ गया। ठीक है, अब हमने C की वैल्यू देखी थी, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D समांतर पट्ट संधारित्र के लिए। ये जो दो मान हमारे पास में आए हैं Q का और C का, ये दोनों मान अगर हम एक समीकरण है हमारे पास में 1/2 सॉरी स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, इसमें अगर हम Q और C दोनों का मान रख दें तो हमारे पास में क्या आएगा? U बराबर 1/2 की जगह तो 1/2 है, और Q की जगह आ गया A एप्सिलॉन नॉट इंटू E, और इसका क्या करना है, क्योंकि Q का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर दिया, तीनों का स्क्वायर हो गया। C की जगह आ गया आपके पास में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सबसे पहली बात तो क्या होगा, जैसे ही ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास में? आपके पास में आ जाएगा U बराबर 1/2 तो एज इट इज है, A अपनी जगह है, A का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपनी जगह है, E का स्क्वायर अपनी जगह है, और नीचे आ गया आपके पास में A एप्सिलॉन नॉट, और ये जो नीचे D था ये ऊपर चला गया। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं अपन, बहुत ही इजी समीकरण है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट एक घात कट गई और A से A की एक घात कट गई। क्या आ गया आपके पास में? U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। एप्सिलॉन स्क्वायर में से एक एप्सिलॉन बच गया, E स्क्वायर में से E स्क्वायर, और A में से एक A बच गया और D बच गया, A इंटू D। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम इस PDF से भी समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी भी बिंदु पर, उसका मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का जो मान होता है वो होता है Q अपॉन A। तो ये मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो E का मान आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर इससे मैं Q का मान निकालना चाहूं
तो ए एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले जाओ तो क्यू बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। संधारित्र की धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसका मान होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये जो क्यू और सी का मान आया है, इसको हम u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी में अगर रख दें तो आपके पास में आएगा u बराबर 1/2 क्यू की जगह ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का होल स्क्वायर, और जो c है उसकी जगह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ऊपर जाएगा तो डी ऊपर चला जाएगा और आपके पास में आ जाएगा u बराबर 1/2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल दिया हमने, ब्रैकेट को खोल दिया है, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू डी अपॉन ए अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए से एक ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो आपके पास में आ गया u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए की जगह ए और डी। अब देखो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये है इन दोनों के बीच की दूरी d, ठीक है। ए है इस प्लेट का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अगर मैं इस दूरी को गुणा कर दूं तो एक तरीके से ये इन दोनों संधारित्र की प्लेटों से मिलकर बनने वाले घनाभ के लिए अगर हम देखते तो ए तो क्या है, ये भुजा इंटू ये भुजा, ठीक है, और डी क्या है, ये वाली भुजा। तो एक तरीके से क्या हो गया, लंबाई ए का तो मान हो गया लंबाई इंटू ऊंचाई, भाई ए तो हो गया लंबाई इंटू ऊंचाई इस पृष्ठ के लिए, और डी क्या हो गया, इस घनाभ का चौड़ाई। तो लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई क्या है, समांतर प्लेटों से बनने वाले घनाभ का आयतन। ए इंटू डी क्या है, समांतर प्लेटों से बनने वाले घनाभ का आयतन है। तो ए इंटू डी की जगह मैं आयतन लिखूंगा। आप आयतन लिखते समय v को थोड़ा सा बड़ा लिखें, क्योंकि v हम यहां पर काम में जो ले रहे हैं वो विभवांतर के लिए भी काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो a इंटू डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर इंटू v। ये v को नीचे ले आओ तो u अपॉन v आ जाएगा बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब किसी भी चीज के लिए ऊर्जा घनत्व जो होता है वो होता है एकांक आयतन की ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा है उसमें आयतन का भाग दे दीजिए, ऊर्जा में आयतन का भाग दे दीजिए, आपके पास में ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। तो संचित ऊर्जा u में आयतन v का भाग दे दो, तो u में v का भाग हमने दे दिया है, हमारे पास में उसका मान कितना आया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यानी ये u बटा v संचित ऊर्जा बटा आयतन, ये क्या कहलाएगा, संचित ऊर्जा बटा आयतन ही ऊर्जा घनत्व कहलाता है, यानी ये u बटा v ही ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। तो ऊर्जा घनत्व का जो मान है वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये ई के ऊपर स्क्वायर लगाने से रह गया है, तो ये स्क्वायर आप लगा लीजिएगा समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों।